हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IIC। दिस इज नरेश राज। तो मैंने बहुत दिन से एक चीज़ ये मैं सोच रहा था कि क्यों ना जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, तो हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे LMRC, DMRC, इंडियन रेलवे, DRDO, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो जेई में मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल से तैयार हो सकते हैं। और इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस ओनली ऑन दोज क्वेश्चंस which have been came in this previous year questions. Okay, let's see, start discussion and we will solve these questions. Okay, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मटेरियल इनमें से पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। फर्स्ट, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है क्या? पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसमें प्रेशर अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एक ट्रांसड्यूसर होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पर क्या है, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ऊपर नीचे इसकी एक प्लेट है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है, ऊपर से ये फोर्स इस इलेक्ट्रोड पर अप्लाई हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। एज वी नो, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? आर बराबर रो एल अपॉन ए। वी बराबर आई आर। वोल्टेज किस पर डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस पर। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है? एरिया पर और लेंथ पर। तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में क्या होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा। और वो डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। और जिससे क्या होगा कि प्लेट्स के बीच में एरिया चेंज होगा। प्लेट्स के बीच में एरिया चेंज होने पर क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस के चेंज होने पर क्या होगा? हमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस में वेरिएशन होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से हमें क्या होगा? वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिन पर प्रेशर अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इसमें क्या है कि बेरियम टाइटेनियम एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, रॉकली सॉल्ट भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्वार्टज भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बट यट्रियम गार्नेट जो है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका यूनिट है? वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। पावर की क्या होती है? P बराबर W/2 जूल। एंड एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In this video, in this picture, you see that the electron volt is a unit of energy equal to approximate 1.602 cross 10 to the power minus 19 joule. By definition, it is the amount of energy gained by the charge of a single electron moved across an, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वह मात्रा है जो किसी एक चार्ज को एक स्थान से मूव कराने के लिए अप्लाई की जाती है। तो ये दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, और हमने इन दोनों प्लेट्स पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है, वो हमारा कहाँ से, यहाँ से, इस प्लेट से, इस वाली प्लेट से इस प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो इसको मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाएगी और वो मूवेबल कहलाएगी। एंड नेक्स्ट, द कलर कोड ऑफ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। एंड 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग हम कैसे लिख सकते हैं? 1 किलो ओम को 1 क्रॉस 1 0 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 0 क्रॉस 10 टू द पावर 2। तो इसको हम बीबी रॉय ग्रेट वेरी गुड वाइफ जो कोड है, कलर कोडिंग को मैं एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो जो 1 कोड होता है वो किसके लिए होता है? ब्राउन के लिए होता है। और 0 जो कोड होता है वो ब्लैक के लिए होता है। 10 टू द पावर जो कोड 2 कोड है वो किसके लिए? रेड के लिए कोड होता है। तो 1 सबसे फर्स्ट ब्राउन,
और 0 जो होता है वो ब्लैक के लिए और रेड के लिए 10 to the power 2। बी भी रॉय यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, इन दिस तीनों जो है वो कौन सा होगा, इसका आंसर सी होगा। और कलर कोडिंग को अच्छे से समझने के लिए आप लोग मेरी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज है उसमें वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां से आप समझेंगे कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डेड जोन इन दिस क्वेश्चन। डेड जोन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। डेड जोन क्या होता है? डेड जोन वह होता है कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है या कोई सर्किट है जिसमें हम इनपुट में लार्जेस्ट चेंज कर रहे हैं बट आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इनपुट में चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारे आउटपुट सर्किट पर कोई चेंज हमको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? डेड जोन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मान के चलो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, हमने इनपुट पर कोई भी सप्लाई लगाई, हम क्या कर रहे हैं, इसकी इनपुट पर एक लोड, आउटपुट पर सॉरी एक लोड लगा दिया। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी इनपुट पर हमने क्या किया, करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं बट इसकी आउटपुट पर हमें करंट चेंज नहीं मिल रही है। तो ये क्या कहलाएगा? डेड जोन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ये एरिया जब तक इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट पर कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता है तो ये क्या कहलाता है? डेड जोन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द मटेरियल आर पीजोइलेक्ट्रिक। फिर हमको देखना है कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से हैं। तो माइका एंड क्वार्ट्ज। माइका जो है वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो ये भी सही नहीं होगा। माइका, बेरियम, टाइटेनियम एंड क्वार्ट्ज ये भी सही नहीं होगा क्योंकि माइका जो है वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। माइका इसमें भी आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें माइका नहीं आ रहा है। तो जैसा कि पहले में आपने देखा था कि बेरियम, टाइटेनियम एंड क्वार्ट्ज जो है, मैंने पहले सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या है, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और इसका आंसर क्या होगा ऊपर वाले का? बी होगा। लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी इनपुट मात्रा में किया गया मैक्सिमम बदलाव जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट का कोई आउटपुट ना हो, तो वो क्या कहलाता है? डेड जोन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। मेटल फिल्म रजिस्टर आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन। मेटल फिल्म रजिस्टर में मेटल पर किसकी पतली लेयर चढ़ाकर बनाए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को अपने टाइप्स ऑफ रजिस्टर के वीडियोस में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक रजिस्टर है, तो हमें मेटल की लेयर किस पर चढ़ाई जाती है? मेटल की लेयर जो होती है वो एक बैकेलाइट की सीट पर चढ़ाई जाती है जो कि इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर पर हम क्या करते हैं, मेटल की सीट को चढ़ाते हैं जिसके फिर उस पर ग्रुप्स बनाते हैं जिसके कारण हम डिजायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप मेरी रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये आप लोगों को दिखाया गया है कि ये जो मेटल है एंड के इसके ऊपर जो हमने मेटल की लेयर बनाई है, इसके ऊपर ग्रुप्स जो हल्का सा ये लाइन सी दिख रही हैं आपको, ये क्या है? ग्रुप्स हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का एक करेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो इसमें क्या है कि लो वोल्टेज गेन नहीं, मीडियम वोल्टेज गेन, पावर गेन नहीं, हाई आउटपुट इम्पीडेंस नहीं, सिग्नल फेज रिवर्स हाँ यस। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि जो इनपुट साइन वेव है वो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस पर भेजी जा रही है और आउटपुट पर कितना है, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर आउटपुट पर 180 और इनपुट पर गया है 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सिग्नल को फेज रिवर्स कर देता है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर आर यूज्ड इन डीसी सर्किट। माइका नहीं किया जाता है, एयर नहीं किया जाता है, सिरेमिक नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वैसे कैपेसिटर होते हैं जो डीसी सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं और डीसी की पोलरिटी जो होती है वो फिक्स होती है। कैपेसिटर का वीडियो भी मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में दे चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड देन आप जब इसको देखेंगे तो आप इजीली से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते क्या है। क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, तो रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज अ पोलराइज्ड कैपेसिटर एंड डीसी हैव अ फिक्स पोलरिटी देन द इलेक्ट्रोलाइट which is used for a DC circuit. Okay, next क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following condition is passive element। सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और जिनको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। और पैसिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो ना सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाते हैं और ना ही जिनको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की नहीं पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर,
ये सारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। इनको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है सर्किट से, तभी ये कब वर्क कर पाएंगे, जब हम इनको सर्किट में कनेक्ट करके पावर देंगे। और रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को पावर देने की जरूरत ही नहीं होती है और ये सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं करते हैं, इसीलिए ये पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा होगा, बीजेटी एक्टिव है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक्टिव है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक्टिव है, बट इंडक्टर क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडक्टर। एक कॉम्बिनेशन सर्किट में किसी भी समय पर आउटपुट डिपेंड करती है। सबसे पहला थिंग, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट दो टाइप के सर्किट होते हैं, जिसमें सिक्वेंशियल में क्या होता है कि जिसकी आउटपुट जो होती है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करती है। आप लोग यहाँ पर ये सर्किट देख रहे हैं सिक्वेंशियल का, ये नीचे वाला सर्किट किसका है, सिक्वेंशियल सर्किट का है। इसमें क्या है कि जो आउटपुट है, यहाँ पर देखिए ये आउटपुट किस पर है, इनपुट पर भी डिपेंड कर रही है, और जो पास्ट आउटपुट है जो यहाँ से वापस जा रहा है मेमोरी में, जो पास्ट आउटपुट स्टोर था वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है कि कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता है, और इसकी आउटपुट जो होती है ओनली वन ओनली, देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सर्किट है और जिसकी आउटपुट किस पर डिपेंड है, ओनली ऑन ओनली इनपुट पर डिपेंड्स है। ओके, एंड विच रजिस्टर विल बी अ फिजिकल लार्जर इन साइज, मतलब रजिस्टर, ये कुछ रजिस्टर और रेजिस्टेंस की पावर की वैल्यू दे रखी है और इसमें पूछा कि कौन सा रजिस्टर जो है बड़ा होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी रेजिस्टेंस की पावर जो होती है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि साइज वही बड़ा होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। तो देखिए 1 वाट ज्यादा नहीं है, 10 वाट, 1/2 वाट, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इस वाले की है, 15 वाट, 50 वाट। तो 50 वाट जो है वो सबसे ज्यादा पावर है, तो इसका साइज भी सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। और इसका आंसर कॉम्बिनेशन सर्किट, द आउटपुट ऑफ एन इंस्टेंट ओनली ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, डी आंसर होगा, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट जो होती है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर डिपेंड करती है, और कॉम्बिनेशन की ओनली प्रेजेंट पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट, इन दिस फिगर, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये फिगर दे रखा है, ये यहाँ पर इसने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर है, ये जो बाइसिंग ट्रांजिस्टर है, और इसका जो है एमीटर, बेस, कलेक्टर, और इसका जो है बेस और कलेक्टर जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि ये कौन सा जो सर्किट है वो फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक एम्पलीफायर नहीं है, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर इसके ऑप्शन है। तो जब इस सर्किट को यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दिया गया तो इसका तो ये शॉर्ट हो गया, हमारे पास क्या होता है, पी एन पी। अब हमने क्या किया कि इसके कलेक्टर को शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, पी टाइप। और यहाँ पर ये क्या करेगा, एक डायोड को फॉर्म कर लेगा, इसको शॉर्ट होने के कारण एक पी तथा एन टाइप का मटेरियल जो है वो इसके बेस और एमिटर के बीच में बनेगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक डायोड का रूप को फॉर्म कर देगा। आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें क्या है, हमें पैसिव एलिमेंट को ढूंढना है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, वही इसमें जो आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और ये एग्जाम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जेई इलेक्ट्रॉनिक्स में आ चुका है और बीएसएनएल में भी आ चुका है। इसका क्या है कि वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट, करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट, एंड इंडक्टर जो है पैसिव एलिमेंट है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक किस लिए यूज किए जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में मैं वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में किए जाते हैं यूज, और इसमें क्या करता है, हमारा चार्ज जो होता है वो स्टोर होता है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है वो किस को इंक्लूड करता है, तो इसमें क्या होगा, सर्मेट एंड पोर्सिलिन को ये इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, पुश पुल एम्पलीफायर द रीजन फॉर क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। सबसे पहले समझिए पुश पुल एम्पलीफायर होता है क्या है। पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें हम दो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाया गया है कि ये क्लास बी पावर एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है कि जब पुश एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ऊपर वाला पी एनपीएन है और नीचे वाला पीएनपी है। एक ट्रांजिस्टर इसमें क्या करेगा, पुश करेगा, और दूसरा क्या करेगा, पुल करेगा। क्लास बी ऑपरेशनल क्लास बी एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होते हैं जिनकी आउटपुट जो होती है इनपुट की आधी साइकिल के लिए ही प्राप्त होती है। तो जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है वो इसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ,
और नीचे वाला ट्रांजिस्टर जो है वो नीचे की तरफ इसको पुल करेगा, तो हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट की फुल साइकिल के लिए प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए बट जब ऊपर वाला ट्रांजिस्टर इसको पुल कर रहा होगा तो तुरंत दूसरे वाला ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा, तो इस टाइम के बीच में जो चेंज हो रहा है, ऑफ ऑन के बीच में जो चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर बोलते हैं। और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन के कारण क्या होगा कि जो हमारी इनपुट है दूसरे ट्रांजिस्टर की, वो तुरंत यहाँ से स्टार्ट ना होके थोड़ी डिले आ जाता है इसमें। ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा कि ये तुरंत यहाँ से अगर साइकिल कंप्लीट करना तो यहाँ से चलेगी, बट ये यहाँ से नहीं चलने के बाद थोड़ा गैप से करेगी। तो यही क्या कहलाती है, पुश पुल एम्पलीफायर का क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, द कंबाइंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू ट्रांजिस्टर इज मोस्ट नॉन लीनियर एट द जीरो बेस करंट। तो इसका आंसर क्या होगा कि बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद, किसी ट्रांजिस्टर में हीट सिंक को कहां पर कनेक्ट किया जाता है, इसका ये क्वेश्चन है और ये DMRC इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 में आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन यह है कि बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर, कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दिस। एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये होता है, देखिए यहाँ पर बेस, एमीटर और कलेक्टर। कलेक्टर पर हमेशा क्या होती है, हमको आउटपुट मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी हीट डिसिपेट होती है सबसे पहले क्या होती है, कलेक्टर पे होती है। और हीट सिंक का मतलब क्या होता है, हीट मतलब ऊष्मा और सिंक का मतलब सोखना। जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांजिस्टर, उसको क्या करेगी, सोख के एनवायरमेंट में दे देगी। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये फिगर क्या है, हीट सिंक का फिगर है और ये यहाँ पर माउंटेड हो चुकी है ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये देखिए आप लोगों को दिखाया गया है कि जो हमारी हीट सिंक है वो कलेक्टर पर, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर माउंट की जाती है, अटैच की जाती है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो कि आउटपुट पर वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये कौन से होते हैं, एक्टिव होते हैं और यूनिलेटरल होते हैं, क्योंकि ये वन डायरेक्शन में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। एंड नेक्स्ट, तो इन दिस वीडियो you see that how can we solve this previous year questions, and we will continue this series for you, and keep support, like, subscribe and share. Okay, thank you.